कहा जा सकता है। कवि, कविता, कवित्री या रचनाकार जो है वो विलक्षण होते हैं, उनकी संसार में किसी से भी तुलना करना कतई संभव नहीं है। दशरथ ने राम को घर से निकाला, पर तुलसी जो कवि हुए उन्होंने राम को घर घर में स्थापित कर दिया। यह कवि और परमपिता परमात्मा के पिता के बीच का अंतर। राम ने रावण को मारा, रावण हर साल जिंदा हो जाता है, फिर जलाना पड़ता है। और इस साल तो दशहरे पर एक शहर में रावण ने जलने से इनकार कर दिया, बोला मुझे वो आदमी आग लगाए जिसने जिंदगी में पराई औरत को बुरी नजर से नहीं देखा हो। अगर देखा होगा और मुझे आग लगाएगा तो उसका सिर टूटकर यही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब संकट पैदा हो गया, रावण के आग कौन लगाए? मुख्य अतिथि थे एक नेताजी, उनसे कहा आप लगाओ। बोले मेरे तो चिकनगुनिया हो रहा है। पर आदमी बहुत ऊंची चीज है। एक होशियार आदमी भीड़ में गया और जन्म से ही अंधे आदमी को पकड़ के लाया और उससे रावण के पलीता लगवाया। बोला बेटा इसमें जिंदगी में पराई तो क्या, खुद की औरत को भी अच्छी बुरी किसी नजर तो देखा ही। तो मैं कह रहा था कि राम ने रावण को मारा, रावण हर साल जिंदा हो जाता, फिर जलाना पड़ता, पर तुलसी जो कवि हुए उन्होंने रावण को ऐसा मारा कि आज तक कोई माता पिता अपने पुत्र का नाम रावण रखने को तैयार नहीं है। यह है कवि की विलक्षणता, जिसको जीने वाले तेजस्वी कवि यहाँ पर आए हैं। पूरा सदन एक बार ताली की गड़गड़ाहट इस नज्म के पाठ पर बजा दे। बहुत बहुत अच्छा लगा। ये कवि सम्मेलन उत्तरोत्तर अच्छा होता जा रहा है। पहले और मैं तो शुरू से ही समझ गया था, आप बड़े लोग हो, बड़े लोग पहले तो धीरे धीरे अक्सर हिलते डुलते हैं। दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते खुलते ही खुलते हैं। ये दिल के दरवाजे खुलने लगे हैं और कवि सम्मेलन का रस बिखरने लगा है, लोगों तक अमृत पहुंचने लगा है। मैं अगले कवि को बुलाना चाहता हूं। और दोस्तों यहाँ तक की बात तो आपने बहुत सुनी होगी कि हंसना हंसाना मनुष्यों का विशेषाधिकार है। आपने कभी किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा। कोई जानवर हंसने लगे तो समझ लो वो इंसान होता जा रहा है। पर अगर कोई इंसान होकर नहीं हंसे तो समझ लो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हंसना हंसाना मनुष्यों का विशेषाधिकार है। लेकिन दोस्तों आगे की बात मैं ये कहना चाहता हूं, प्रेम तो जानवर भी करते हैं। गया से अच्छा घर बनाना किसी को नहीं आता। बुलबुल से ज्यादा मीठा कोई नहीं गाता। चींटी से ज्यादा उत्साह किसी में पाया नहीं जाता। शेर से ज्यादा साहस किसी में नजर नहीं आता। पर हास्य ही वह तत्व है जो मनुष्यों के हिस्से में आता है और उसे संसार के दूसरे जीवों से भिन्न बनाता है। तो संसार के दूसरे प्राणियों से जो हमारी भिन्नता है उसको अक्षुण्ण और प्रकट करने वाला तत्व हास्य रस है। मैं इस मुकाम पर हास्य रस के खिलाड़ी को बुलाना चाहता हूँ। अद्भुत कवि जो हमारे बीच आए हैं, सुदीप भोला के नाम से पहचाने जाते हैं, लंबे पूरे हैं और हास्य रस के इस अद्भुत हस्ताक्षर का इतना जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन हो। इसका नाम धन्य सुदीप भोला, धन्य होगा। इतना ही है जाकर दुकानदार से पूछा रहे नींबू क्या भाव दिए। दुकानदार बोला नीचे बैठ कर देख, नींबू नहीं संतरे। माँ बाग बागेश्वरी बीना पानी के चरणों में नमन। बहुत समृद्ध मंच, आप सभी स्तुति श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। बहन मुमताज को इसलिए बधाई दूंगा कि शिकायत जिस सलीके से की, उनका तरीका बहुत ही लाजवाब है और उनकी शिकायत को जिस तरीके से आपने सराहना दी, आपके सुनने के भी सलीके को मैं सैल्यूट करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हिम्मत दी आपने कविता पढ़ने के लिए। बहुत लंबे सफर से आ रहा हूँ। कल रात को ट्रेन में बैठा, सो गया तो सपना आया। सपने में बापू आए। वो आशाराम बापू नहीं, उनके सपने में तो खुद राधे मार रही है आजकल। मैंने बापू आपने और आपके बंदरों ने बहुत कुछ बताया। मुंह पर हाथ रखा, मुंह के विषय में बताया। कानों पर हाथ रखा, कानों के विषय में बताया। आंखों पर हाथ रखा, आंखों के विषय में बताया। लेकिन एक अति महत्वपूर्ण अंग छूट गया। आपको और आपके बंदरों को इस नाक का ख्याल नहीं आया। क्या बात है? बापू बोले बेटे मैं जानता था कि मुझसे ये बात एक न एक दिन जरूर पूछी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानता था कि आजादी के बाद इस देश की भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था के कारण वो नाक तो रह ही नहीं पाई। वाह 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 वाह, क्या बात है।
राजनीतिक विसंगतियों पर कविता करता हूँ, हास्य रंग के माध्यम से सलीके से बात कहने की कोशिश करता हूँ। दिल तक पहुँचे सराहना दीजिएगा। अभी दिल्ली जंतर मंतर पे अन्ना हजारे मुझे मिल गए, जबकि झाड़ू वाले ने सरकार बना ली थी। उसके बाद मैंने अन्ना जी आपके शिष्य की सरकार बन गई, अब धरने क्यों? अन्ना जी ने मुझे जवाब दिया, वो बात मैं आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। गांधी जी को प्रणाम करता हूं जी। आप इस देश की राजनीति के केंद्र हैं, आप सामने बैठेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी और हिम्मत मिलती रही कविता पढ़ने के लिए। अन्ना जी का जवाब सुनिएगा, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। कि खाली पीली 18 दिन खाना नहीं दिया रे। अन्ना जी बोल रहे हैं, खाली पीली 18 दिन खाना नहीं दिया रे, बोले भाले अन्ना का मिसयूज किया रे। झाड़ू और मफलर ने सरकार बनाई, धरने धर धर के चाट गए मलाई। अनशन अन्ना करे, टेंशन अन्ना करे, प्रवचन अन्ना करे, सत्ता लगी इनके हाथ। गंदी बात बजाओ तो मिलके एक बार तालियां बजाओ, तो वॉल्यूम बढ़ाओ। आ गया। बीजेपी एक कदम आगे बढ़ी। उन्होंने दिल्ली में अपने मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी आयातित किए, पुराने कार्यकर्ताओं को किनारे किया, मैडम बेदी जी को लेकर के आए कि ये बनेंगी मुख्यमंत्री। क्यों किया ये केवल मुझे पता है, अब आप जान जाएंगे। सुनिए, बोले बोले मोदी से, बोले बोले मोदी से, अमित शाह बोले बोले मोदी से, ये खबर है दिल्ली के हर कोने दी। आप लोग सही पकड़े हैं। ये खबर है दिल्ली के हर कोने दी, हाँ कोने कोने दी। ये बेदी डॉल है सोने दी, हाँ बेदी डॉल है सोने दी। बोले बोले मोदी से, अमित शाह बोले बोले मोदी से। बिजली के झटके, पानी के मटके, मफलर वाले के फटके छोड़ आई है, दिल तोड़ आई है। ये छड़ी पकड़ लो, जादू टोने दी। हाँ जादू टोने दी। के बेदी, हाँ बेदी, के बेदी डॉल है सोने दी, हाँ बेदी डॉल। बस ये कीर्तन ऐसे चालू रखिएगा, बहुत आनंद आएगा। चुनाव परिणाम दो पंक्तियों में सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम सर, कि ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान। हाय हाय रे, हाय रे, हाय हाय रे, हाय हाय रे, हाय रे, हाय हाय रे। ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान, पीछे कांग्रेस के दफ्तर में है 70 कूड़ेदान। हाय हाय रे, हाय रे, हाय हाय रे। हालांकि हाय हाय के साथ ताली बजाना कोई अच्छी बात नहीं है। करे ना पढ़ाइया वे, करे ना पढ़ाइया वे, करे ना पढ़ाइया वे, तो फिर कैसे डिग्रियां पाइया वे। के पढ़े लिखे देखो दर दर भटके, पढ़े लिखे देखो दर दर भटके, और टॉपर भी फांसियों पे लटके। बिना पढ़े लिखे बने मिनिस्टर, हम मर गए किसके रजिस्टर। मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं। आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। के पढ़े लिखे देखो दर दर भटके, और टॉपर भी फांसियों पे लटके। बिना पढ़े लिखे बने मिनिस्टर, हम मर गए घिसके रजिस्टर। तो पैसा ले सर्टिफिकेट बना दे, डॉक्टर या इंजीनियर बना दे, तो बड़ा मजा आइया वे। करे न पढ़ाइया वे, तो फिर कैसे डिग्रियां पाइया वे।
करे न पढ़ाइयाँ वे तो फिर कैसे डिग्रियाँ पाइयाँ वे। किस कदर हुजूर आजकल खोखले किरदार हो गए, जिसके विशेषज्ञ थे उसी रोग के शिकार हो गए। जांच में जुटे थे वो एक विशेष घटना की, जांच जब हुई पूरी खुद ही गिरफ्तार हो गए। ये राजनीतिक चरित्र है, पर ऐसे ही साथ देते रहिए। ये कैसी आजादी, अरे ये कैसी आजादी, अरे और बर्बादी, गंदी गंदी राजनीति ने लंगोटी बिकवा दी, संसद ना हुई किराने की दुकान हो गई। जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं यही गाऊंगा। तालियां मिलकर ताल के साथ बजाइए। ये कैसी आजादी और बर्बादी, गंदी गंदी राजनीति ने लंगोटी बिकवा दी, संसद ना हुई किराने की दुकान हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। सबने किया घोटाला, मुंह सब का है काला, रामदेव अन्ना ने गाया उल्लाला उल्लाला। रामदेव अन्ना ने गाया उलाला उलाला, काली सूची ना हुई ये झंडू बाम हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई। मेरी पत्नी मिली अभी, कहने लगी कि मुझे बाबा रामदेव अच्छे नहीं लगते। खैर उस बात को जाने दीजिए। बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। नहीं, देश की सारी राजनीतिक विसंगतियों को जोड़ने का प्रयास करता हूँ। कई योजनाएं चली, एक योजना को दिखाता हूँ, समझ लीजिएगा, और अगर बात सही कहूँ तो समर्थन कीजिएगा। विश्व बैंक से कर्जा लेकर भी रोमांस करेंगे। एक आदमी बैंक में सो रहा था, रात को गया बैंक में सो गया। चौकीदार ने उसको उठाया, भैया काहे को सो रहा है? कह रहा आपके यहाँ ही लिखा है कि सोने पर लोन मिलता है। विश्व बैंक से कर्जा लेकर भी रोमांस करेंगे, मनरेगा के ढोल पे हम सब लुंगी डांस करेंगे। अरे सोचो दुनिया में क्या भारत की पहचान हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। अब सर्वाधिक तालियां, सर्वाधिक समर्थन की पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और मुंबई का राष्ट्रवाद देखना चाहता हूं कि आप कितना इन राष्ट्रवादी पंक्तियों को समर्थन दे सकते हैं। हर प्रांतवाद, हर जातिवाद के ऊपर ये पंक्तियां रखता हूं, आपका समर्थन अपेक्षित है। सुनिएगा। बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, आरक्षण का मतलब सुन लो बिल्कुल ताजा ताजा। आरक्षण का मतलब सुन लो बिल्कुल ताजा ताजा, कुंडी मत खटकाओ राजा सीधा अंदर राजा। तालियां कमजोर हैं आप, तो वॉल्यूम बढ़ाओ। आरक्षण का मतलब सुन लो बिल्कुल ताजा ताजा, कुंडी मत खटकाओ राजा सीधा अंदर राजा। प्रतिभा आरक्षण की वेदी पे कुर्बान हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। राजनीति के छलछंदों के सागर गहरे गहरे, रावण के तो 10 थे लेकिन इनके 100 चेहरे। ऐसा लगता सारी दिल्ली आसाराम हो गई। और अभी भी जिनने ताली नहीं बजाई मैं समझ जाऊंगा बापू के असली सेवादार। बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। अरे नमो नमो के नारे, नमो नमो के नारे, नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे। काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया।
उसके बाद भी मम्मी का पप्पू। आप लोगों ने तीसरी बार सही पकड़ा। बदनाम हो गया। मैं तो फिर वही गला। पप्पू पप्पू फेल हो गया। पकड़े सही पकड़े। मम्मी मम्मी छुट्टी में नानी के घर जाएंगे। मम्मी बोली हाँ बेटे अब अच्छे दिन आएंगे। सारा देश ये गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया। सारा देश ये गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू। कोई कहता था मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। मोदी जो पीएम बने तो नजर नहीं आऊंगा। अब क्या भाईजान तू मेल से फीमेल हो गया। लेकिन बिहार का चुनाव परिणाम आ गया। इस बीच वहां पे परीक्षा हो गई। क्या परिणाम आया? डीएनए ने एनडीए को घेर घेर कर मारा। सही पकड़े। आपकी ताली को सैल्यूट करता हूं। अब पंक्ति की गहराई तक पहुंची। अरे डीएनए ने एनडीए को घेर घेर कर मारा। मोदी जी के लिए न छोड़ा लालू ने कोई चारा। ये भाईचारे का चुनाव था। अरे मोदी जी के लिए न छोड़ा लालू जी ने चारा। डीएनए ने एनडीए को घेर घेर कर मारा। पटना जाकर सबकी बुद्धि का विकास हो गया। पटना जाकर सबकी बुद्धि का विकास हो गया। मम्मी झूम झूम कर बोली पप्पू। क्या बात है, क्या बात है। गठबंधन के चलते ही ये मंगल बेला आई। गठबंधन के चलते ही ये मंगल बेला आई। कांग्रेस के दफ्तर में भी गूंज उठी शहनाई। हमने पूछा शादी कब है तो उदास हो गया। मम्मी झूम झूम कर बोली पप्पू। पप्पू पास हो गया। डीजे पर गाने बजवा लो दिए जला लो घी के। अब बिहार में नहीं मिलेगा यारों कोई डीजे। डीजे पर गाने बजवा लो दिए जला लो घी के। अब बिहार में नहीं मिलेगा यारों कोई पी के। देखो बिना पिए पीके का सत्यानाश हो गया। मम्मी झूम झूम कर बोली पप्पू। पप्पू पास हो गया। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। कश्मीर घाटी के भीतर घुस गए पाकिस्तान के तीतर। गली गली में सांप घुसे हैं अपना इनको माफ करो। काला धन तुम बाद में लाना पहले कचरा। दुनिया भर का कचरा काहे देश हमारा ढोरिया। कश्मीर घाटी से इनका बांध दो बिस्तर। बांध दो बिस्तर भोरिया। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। मुंबई की आवाज आनी चाहिए। गणपति बप्पा मोरिया। बांध दो बिस्तर बोरिया। आज हमें ये बेशक लगते ऊंट के मुंह में जीरे से। लेकिन कल ये दे सकते हैं जोर का झटका। क्योंकि अपना लोकतंत्र खैराती लंगर हो रिया। और खद्दर वाला ओए के चद्दर गधे बेच के, गधे बेच के सो रिया। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। आंदोलन समाप्त। भाई वाह वाह वाह, बधाई आपको, बधाई। बहुत बहुत
एक गीत का आदेश हमारे आराध्य, हमारे इस काव्य कविता जगत के महर्षि जिनको मैं कहता हूँ आदरणीय हरिओम पवार जी को एक गीत बहुत पसंद है। मैं आपको वो गीत सुनाना चाहता हूँ। बाल श्रमिकों के ऊपर एक अच्छा और सच्चा गीत लिखने का प्रयास किया है। मुझे पता है कि यहाँ उस गीत को बहुत आदर सम्मान मिलेगा। जिस भाव से लिखा है उस भाव से सुन लीजिएगा। मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ बाल श्रमिकों के ऊपर। स्वागत है भैया। देख लो कान्हा तुम्हारे देश में कश्तियां बचपन की है मझधार में। क्या बात है उम्र जिसकी खिलौने खेलने की, वो खिलौने बेचता बाजार में। विषय उठाया तुझे, वाह वाह, क्या जज्बात है आपके, बहुत खूब। रोटियों का बोझ उस पर आ गया, जब समय खिलने का था मुरझा गया, जब समय खिलने का था मुरझा गया। आजकल मुखिया है वो परिवार में, पन की है मझधार में। देख लो कान्हा तुम्हारे। आप सबके आसपास के दृश्यों को समाहित किया है इस गीत के अंदर। जहां जहां आपको दृश्य दिखे हो उन पंक्तियों को सराहना दीजिएगा, समर्थन कीजिएगा। रेल के डिब्बे की सारी गंदगी साफ करने को समझता बंदगी, साफ करने को समझता बंदगी। झिड़कियां मिलती उसे उपहार में, कश्तियां बचपन की है मझधार में। देख लो कान्हा तुम्हारे देश में। करुणा से ओतप्रोत गीत है भाई, वाह वाह वाह। बचपना गुजरे जमाना हो गया, कारखाने में सयाना हो गया, कारखाने में सयाना हो गया। छुट्टी भी मिलती नहीं इतवार में, कश्तियां बचपन की है मझधार में। देख लो कान्हा तुम्हारे देश में। देश की संसद चरा तू शर्म कर, और अमीरी देख ये भी सोच कर, और अमीरी देखना ये सोच कर। कुत्ते बिल्ली घूमते हैं कार में, वो खिलौने बेचता बाजार। एक सत्य दृश्य दिखाता हूँ। इस गीत की सब सर्वाधिक प्रिय पंक्तियां, जिस पंक्तियों का ने पूरा गीत कहा, मैं सौंपता हूँ परम आदरणीय पवार जी के चरणों में निवेदन करता हूँ, क्योंकि वो रियल लाइफ में 600 बच्चों की पढ़ाई का बोझ अकेले उठाते हैं। पूरे कवि सम्मेलनों की कमाई ले जाते थे उन बच्चों की फीस को। ये तालियां कमजोर है, दोनों हाथ उठा करके पूरा सदन जोरदार तालियां बजाएं। दृश्य देखिएगा, जिस दृश्य ने मुझे एक गीत लिखवा दिया। एक विज्ञापन करोड़ों में छपा, बाल श्रम कानून था जिस पर लिखा, बाल श्रम कानून था जिस पर लिखा। सो रहा
लिपटा उसी अखबार में, क्या बात है, क्या चित्र बनाया है, शब्द चित्र, वाह 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 वाह। सो रहा लिपटा उसी अखबार में, देख लो कान्हा तुम्हारे देश में, उसके बचपन को बचा लो दोस्तों, है बहुत नाजुक संभालो दोस्तों, है बहुत नाजुक संभालो दोस्तों, खो न जाए लोरियां दुत्कार में, खो रही है लोरियां दुत्कार में, देख लो कान्हा तुम्हारे। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंचनी चाहिए। मैं जो कहना चाहता हूँ, सुदीप जब ये गीत पढ़ रहे हैं, क्या एहसास किया होगा पहले कल्पनाओं के नजदीक जाकर, हैं? यही मुकाम है जब ये कहा जा सकता है कि कविता करना मरकर जीने की कला है। कविता करना मरकर जीने की कला है, या यूं समझिए जख्म खाकर नमक की खान से निकलना है। जिस तहजीब से, जिस संजीदगी से ऐसा मर्म भरा हुआ गीत पढ़ा है, बहुत बहुत बधाई इनको। इनसे पहले इन्होंने बहुत अच्छी पेरोडियां सुनाई। पेरोडियों को सुनते हुए लगा कि हमारे समाज पर फिल्मों का कितना व्यापक प्रभाव है, और राजनीति का तो बड़ा खतरनाक प्रभाव है। राजनीति के ऊपर फिल्मों का ऐसा जबरदस्त प्रभाव, कमाल कर दिया सुदीप आपने। फिल्मी पेरोडियों के द्वारा ये बताया कि समाज के जर्रे जर्रे पर फिल्मों का प्रभाव चलता जा रहा है। 22 साल पहले पूजा भट्ट की फिल्म आई सड़क, 22 साल बाद उसकी बहन आलिया भट्ट की दूसरी फिल्म आई हाईवे। कौन कहता देश में विकास नहीं हुआ है? वो अस्पताल में एक आदमी खड़ा हुआ, डिलीवरी रूम में जाने लगी, डिलीवरी रूम से नर्स आकर के बोली, बधाई हो आपके एक साथ 3 बेटे पैदा हुए हैं। वो आदमी बोला ये तो होना ही था, वो फिल्में ऐसी देखती थी, धूम 3, क्रिस 3, मर्डर 3, राज 3। नर्स बोली अच्छा रहा भाई साहब, उसने दिल्ली 6 नहीं देखी। वो 3 महिलाएं बैठी हुई आपस में बातें कर रही, बोले मैंने फिल्म देखी जुड़वा तो मेरे एक साथ 2 बेटे पैदा हुए। दूसरी बोली मैंने फिल्म देखी तो मेरे एक साथ 3 बच्चों ने जन्म लिया। तो तीसरी घबराई, हे भगवान मेरा क्या होगा, मैंने तो रात को ही अलीबाबा 40 चोर देखी है। फिल्मों का ऐसा व्यापक प्रभाव, इल्मी या संसार की कभी समझे नहीं कोई, अरे बिटिया तो फिल्मी भई और बेटा फिल्मी होए। ये समाज का परिवर्तन है जिसे कवि रेखांकित करता है। बस मैं इसी तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूँ, राजनीति की विलक्षणता को, विसंगतियों को रेखांकित किया। मैं तो राजनेताओं पर कोई ज्यादा बात कहता नहीं हूँ, बिल्कुल सच्ची अच्छी नहीं और मौलिक बात बता रहा हूँ। मेरी नजर में नेता 3 ही तरह के श्रेष्ठ होते हैं, 3 ही तरह के नेता श्रेष्ठ होते हैं। प्रथमम अजाय तो, पहला वह जिसने जन्म ही नहीं लिया। द्वितीयम नहीं उजाय तो, दूसरा वो जो जन्म लेना ही नहीं चाहता। और तृतीयम चित्र विलिख्यते, तीसरा वो जिसकी तस्वीर पर माला लग गई हो। मैं राजनीति के सरोकारों से नहीं जोड़ूंगा आपको, मैं हंसते हंसाते हुए प्रेम प्यार की बातें करने वालों के साथ रहता हूँ। पर मैं इस मुकाम पर मैं जिसे बुलाना चाहता हूँ, बड़े गीतकार हैं। मुमताज जी ने कहा कि विष्णु सक्सेना जी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, हालांकि विष्णु जी से केवल गीत ही सीखना चाहिए। जयशंकर प्रसाद जी के समर्पित है ये कवि सम्मेलन, और जयशंकर प्रसाद जी जिन्होंने बहुत पहले लिखा देश के प्राकृतिक सौंदर्य को गाते हुए कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। देश के प्राकृतिक सौंदर्य को गाने वाले, देश के भीतर छायावाद के द्वारा प्रेम उड़ेलने वाले प्रसाद जी को समर्पित अगर ये कवि सम्मेलन है, तो आइए मैं प्रसाद के वंशज को यहाँ पर निमंत्रण देना चाहता हूँ। डॉक्टर विष्णु सक्सेना यहाँ बैठे हैं। मुमताज नसीम ने जो कुछ गाया, जो कुछ कहा, सौंदर्य पर इतरा कर कहा, इठला करके कहा, उसका जवाब देने के लिए मैं जिस जादूगर राजकुमार को बुलाना चाहता हूँ कि कभी तो हमको सलाम कह दो। मुमताज जी सुनना, एक गीतकार क्या कहना चाहता है कि कभी तो हमको सलाम कह दो, अरे कभी तो पूछो कि हाल क्या है, अरे ये हुस्न तुमको दिया खुदा ने, तुम्हारा इसमें कमाल क्या है। जोरदार ताली से बुलाएं, आ रहे हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना। दोस्तों
माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमन। मंच को चरण स्पर्श। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और रिवर्ब दे दीजिए। तो हम खुद ही आगे पीछे हो जाएंगे, अब आप उसको ऑपरेट करना बंद कर देना एक बार। वो नहीं, बहुत अच्छा साउंड है। बहुत दिनों बाद मुंबई में इतना बढ़िया साउंड देखने को मिला है वाकई। भाई सुदीप भोला ने बहुत अच्छी कविता आपको सुनाई। सुदीप भोला हमारी कवि सम्मेलनों की दूसरी पीढ़ी के कवि हैं। हमारे कवि मित्र संदीप सपन जी, उनके बेटे हैं। रिश्ते में हमारे भतीजे लगते हैं। हास्य की बात करते करते और आपको करुणा तक ले गए। उनमें गीत का स्किल है। उन्होंने एक पंक्ति बहुत अच्छी पढ़ी थी, सो गया उसी अखबार में। वो गीत की पराकाष्ठा था। मेरा सुझाव है सुदीप भोला को कि गीत को बहुत लंबा ना करके वहीं समाप्त कर दे। इसके बाद फिर गीत बढ़ना ही नहीं चाहिए। वो सबसे अच्छी पंक्ति थी। एक बार तालियां बजाइए सुदीप भोला की। स्वागत। मैं मोहब्बत का बहुत छोटा सा कवि हूँ। आप लोगों के बीच में पहली बार आया हूँ, इसलिए यहाँ के तौर तरीकों से नावाकिफ हूँ। कविता में मुझसे कहीं कोई चूक हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। यहाँ मेरे जितने भी नौजवान दोस्त बैठे हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे गीत की कोई भी लहर आपके हृदय के किनारे से टकराए तो मुझे हौसला दें, हिम्मत दें, दाद दें। मेरे पिता की उम्र के लोग यहाँ जितने बैठे हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं और निवेदन करता हूँ गीत से पहले 4 पंक्ति। इजाजत सर। स्वागत है, अभिनंदन। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। वाह वाह। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहा ले मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। दुआएं चाहिए मुझे आपकी। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने बताई। बहुत अच्छा सुना आपने। और बहुत सारे श्रोता मैं देख रहा हूँ इतनी अच्छी दाद दे रहे हैं कि जहाँ जिस पंक्ति में दाद मिलनी चाहिए, भैया इन बच्चों से ही काम करना बंद करवाइए। अभी बाल से पे गीत सुनाया है सुदीप भोला ने, थोड़ा सा रहम करिए इन बच्चों पर। बेटा ये सब दूध पीने वाले हैं, चाहे क्योंकि देखिए हमारी इस आज की इस टीम में कोई भी दारू पीने वाला नहीं है। वरना कवियों को बदनाम किया जाता है कि कभी हमेशा शराब पिए रहते हैं। इसलिए कोई पीने वाला नहीं है क्योंकि कोई इंतजाम था ही नहीं। आपकी इजाजत हो तो 4 पंक्ति और पढ़ दूं। जरा कैसे दी जाती है, ज्यादा सलीके से बता दीजिए। वेरी गुड। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। मेरे दोस्तों अब एक एक व्यक्ति की दुआएं चाहिए मुझे। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया। ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता। मैं तो समझ रहा था आप थक गए।
लेकिन आप थके नहीं हैं, बिल्कुल फ्रेश है, बहुत अच्छा सुनते हैं। आपके इस NRI कॉम्प्लेक्स से इस कवि सम्मेलन को सुनने की ख्याति इतनी बढ़ गई है 4 सालों में कि हम कवियों में भी अब ये प्रतिस्पर्धा होने लगी कि हम अकेले नहीं जाएंगे। आज हमारा बुद्धि जो संचालक हमारा बुद्धि प्रकाश, वो अपनी पत्नी के साथ आए। स्वागत करिए उनकी पत्नी का। और अपनी पत्नी के सामने हिम्मत करना है कविता सुनाने की और बोलने की, बहुत बड़ी हिम्मत है। पॉपुलर भाई अपने बेटे के साथ आए, मैं भी अपने बेटे के साथ आया हूँ। ये अलग बात है कि वो यहीं बॉम्बे दूरदर्शन में पोस्टेड है, वो मुझे मेरा सुन के यहाँ आ गए। बोला आज उसको इस कवि सम्मेलन में नहीं आना चाहिए था क्योंकि आज उसकी मैरिज एनिवर्सरी है। कुछ तो हो रहा है, लेकिन आगे से कवि सम्मेलन में जाना मत जिस दिन मैरिज एनिवर्सरी। आज के दिन अपनी पत्नी के पास रहना चाहिए, तो अपने बच्चों के पास रहना चाहिए। मुमताज नसीम खुश नसीब है कि उनके पति नहीं आए और सबसे ज़्यादा बदनसीब है पमार जी, जिनकी शादी हुई ही नहीं है, लाते कहाँ से। ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। दोस्तों, एक मुक्तक आपके बीच में रखना चाहता हूँ। ये मेरे इन सारे कवि मित्रों को बहुत अच्छा लगता है, सारे बड़े छोटे भाइयों को अच्छा लगता है। इस उम्मीद के सहारे सुना रहा हूँ, शायद आपको भी अच्छा लगे। दोस्त, मैं उधर जाके आया हूँ, पीछे आवाज़ बहुत कम जा रही है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए और हमारे इस मॉनिटर की आवाज़ बढ़ाइए, रिवर्ब दे दीजिए। मुझे बहुत अनुभव है, बहुत अच्छा साउंड है। एक मुक्तक और सुनाता हूँ। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, वाह ठीक है। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आँख से आंसू नहीं संभलते हैं। मेरे दोस्तों, चौथी पंक्ति पे फिर मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। हमारी आँख से आंसू नहीं संभलते हैं, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। कौन कहता है कि इस देश में हास्य की बहुत बड़ी कीमत है, हास्य का अपना एक मकाम है, हास्य का एक अपनी एक इज्जत है। ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि सिर्फ हास्य रस को ही सुना जाता है। लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया, जब मुमताज जी पढ़ रही थी तो आपने उनकी नज़्म पे कितनी अच्छी बात दी थी, आप उनके साथ हो गए थे। अब मैं खड़ा हूँ तो आप मेरे साथ हैं, प्रणाम करता हूँ आपको। मुमताज जी ने कहा कि विष्णु जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो बहुत खूबसूरत लिखते हैं। मुमताज जी, मैं तो सिर्फ लिखता हूँ, आप तो खूबसूरत दिखती भी। मैं एक मुक्तक आपको सौंपता हूँ, मेरे वतन की हैं इसलिए चुहलबाजी थोड़ी सी कर लेता हूँ। मेरा मुक्तक मेरे लहजे में गा लिया होगा। क्या बात है आलोक जी, ठीक चल रहा है ना? हाँ, आपकी काफी शिकायतें रहती हैं। मेरा मुक्तक मेरे लहजे में गा लिया होगा, दर्द उसने मेरी तरह दबा लिया होगा। अब एक एक श्रोता की ताली चाहिए, चाहे वो जवान हो चाहे बुजुर्ग हो। थोड़ी देर के लिए उम्र की सीमाएं भूल जाना और मेरे काव्य कौशल पे दाद देना।
दर्द उसने मेरी तरह दबा लिया होगा, उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा, उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा, उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा, उसने गुस्से में मेरा खत चबा लिया होगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। उसने गुस्से में मेरा खत चबा लिया होगा। एक मुक्तक बहुत प्यारा सा इन दिनों मैंने लिखा है और आपकी नजर कर रहा हूँ। एक एक पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा, एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपका ध्यान कहीं इधर उधर हो गया तो पूरा का पूरा मुक्तक स्लिप हो जाएगा। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे। आप इसमें मोहब्बत भी तलाशिए और सूफियाना लहजा भी तलाशिए। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात करेला कर दे। अब तैयार है ना दोस्तों? गम के मरुथल में भी बरसात करेला कर दे। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। कमाल कर दिया। मैं तो धन्य हो गया, आपने आलोक जी पहले क्यों नहीं बुलाया? बहुत अच्छा सुना। बोला तू इधर आ जाइए, इधर चले गए हैं जरूरी काम से। लेकिन ऐसे ही बोलना जैसे वो बोल के गए हैं। वो बहुत अच्छी दाद दे के गए हैं, तू बोलता नहीं है। तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे, जो आज कर गई घायल वो हवा कौन सी है, जो आज कर गई घायल वो हवा कौन सी है, जो दर्द दिल करे सही वो दवा कौन सी है। फिर आपके कलेजे तक पहुंच रहा हूं, मुझे मोहब्बत चाहिए आपकी। जो दर्द दिल करे सही वो दवा कौन सी है, तुमने इस दिल को गिरफ्तार आज कर तो लिया, तुमने इस दिल को गिरफ्तार आज कर तो लिया। अब जरा ये तो बता दो कि दफा कौन सी है। थोड़ा आप भी दाद दीजिए, इधर का तो मामला ठीक है। मेरा भरोसा नहीं, माइक इधर ही ले लूंगा मैं। हाँ, बराबर होना चाहिए। इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। दोस्तों बहुत अच्छा आपने सुना। इन मुक्तकों पर मुझे बहुत अच्छी मोहब्बतें दी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। आइए, मुझे मालूम है मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है डोज कितनी दी जानी चाहिए। मैं गीत की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे पवार जी का आदेश है, वो आज कम सुनाना चाहते हैं इसलिए हमसे ज़्यादा सुनवा रहे हैं।
आलोक जी आप कुछ गलत फहमी मत रहना, हम लोग मजाक कर रहे हैं, बड़े भाई हैं। एक यही हमारे जो बड़े 3-4 कवि हैं, उन 3-4 कवियों में एक यही बड़े भाई हैं जिनसे मजाक कर लेते, वरना तो उन सबके साथ प्रोटोकॉल निभाना पड़ता है। भाई साहब एक 2 मुक्तकों की याद दिला रहे हैं, मैं वो सुनाता हूँ। हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे हैं, रातें सुलग रही हैं दिन भी दहक रहे हैं, जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं, जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं, तुम भी महक रहे हो हम भी महक रहे हैं, तुम भी महक रहे हो हम भी महक रहे हैं। मैं अक्सर कवि सम्मेलन में एक जुमला बोलता हूँ, आज वो जुमला बोलने का मेरे बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि आप खुद अच्छा सुन रहे हैं। मैं अक्सर वो जुमला बोलता हूँ, वो सुना देता हूँ आपको, लेकिन उसको गंभीरता से मत लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। मैं अक्सर कवि सम्मेलनों में कहता हूँ कि देश में गुंडागर्दी इसलिए नहीं बढ़ गई कि गुंडे लोग बहुत ज़्यादा हो गए, देश में गुंडागर्दी इसलिए बढ़ गई कि शरीफ लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। मैं और कवि सम्मेलन में इसलिए कहता हूँ कि वहाँ अच्छी कविता पे दाद नहीं देते, बुरी कविता को खूब अच्छी तरह से सुनते हैं, लेकिन आप अच्छी कविता पे दाद दे रहे हैं, इसलिए आज ये जुमला कहने का मेरा मन नहीं कर रहा। बहुत अच्छा सुना है। तुम भी महक रहे हो हम भी महक रहे हैं। एक बहुत खूबसूरत मुक्तक आपको सुनाता हूँ, दद्दू सुनेगा। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं। देखिए एक फिल्म बना रहा हूं, बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं, सुलझी हुई है जुल्फें और हम उलझ रहे हैं। तालियां बहुत जल्दी बजा दिया और बहुत गलत जगह पे बजा दिया। दरअसल सुदीप बोला कि कविताएं सुनते सुनते थोड़ा सा सेंस डिसबैलेंस हो गया। मैं आपको बताता हूँ तालियां कहाँ बजानी, तालियां अब बजानी है। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं, सुलझी हुई है जुल्फें और हम उलझ रहे हैं। मदमस्त एक भौरा क्या चाहता कली से, अब तैयार रहिएगा। मदमस्त एक भौरा क्या चाहता कली से, तुम भी समझ रहे हो हम भी समझ रहे हो। देखो ये होता है संचालन। अगर हैंड बाइक होता तो वहीं से दाद देता। इसको कहते हैं सही संचालन। ये मैं इस बुद्धि भाई को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, और बहुत जीवंत रहते हैं माइक पे, बहुत लाइव रहते हैं। तुम भी समझ रहे हो हम भी समझ रहे हैं। कविता इशारों की भाषा है और बहुत ज़्यादा इशारे भी नहीं होने चाहिए। मैं हकीकत में आ रहा हूँ। अब भी हसीन सपने आँखों में पल रहे हैं। वाह,
सुनिए दोस्तों, क्या मुक्तक है। अब भी हसीन सपने आँखों में पल रहे हैं, पलकें हैं बंद फिर भी आंसू निकल रहे हैं। वाह। एनआरआई कैंपस के मेरे सारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है चौथी पंक्ति पे आप मेरे साथ बोलेंगे। पलकें हैं बंद फिर भी आंसू निकल रहे हैं, नींदें कहाँ से आए बिस्तर पे करवटें, नींदें कहाँ से आए बिस्तर पे करवटें, वहाँ तुम बदल रहे हो, यहाँ हम बदल रहे हो। और सुनेंगे? लगे कितने लोग सुनना चाहते हैं? वेरी गुड। डाली से रूठ करके जिस दिन कली गई थी, बोला तुमको बुला रहे। डाली से रूठ करके जिस दिन कली गई थी, बस उसी दिन से अपनी किस्मत छली गई थी। दोस्तों, अपने जीवन का सबसे अच्छा मुक्तक आपके सामने में रखा। चौथी पंक्ति पे मुझे सर्वाधिक ताली चाहिए आपकी। बस उसी दिन से अपनी किस्मत छली गई थी, अंतिम मिलन समझकर, बुद्धि भाई स्वागतम। अंतिम मिलन समझकर उसे देखने गया तो, अंतिम मिलन समझकर उसे देखने गया तो, था प्लेटफार्म खाली, गाड़ी चली। डाला पापड़ वाला को। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके गीत की तरफ ले जाता हूँ। अग्रवाल साहब छोड़ो, अब इसको बहुत हो गया। आ जाओ और वहीं बैठ, जहाँ बैठा था पहले। अच्छा, यहीं बैठेगा, कुछ संचालन सीखना चाहता है। मैं गीत आपकी सेवा में रखना चाहता हूँ। मैं दावा तो नहीं करता कि गीत आपके आसपास से गुजरेगा, लेकिन उम्मीद जरूर करता हूँ कि गीत आपकी भाषा बोलेगा। जैसा प्यार आपने इन मुक्तकों पर दिया है, वैसा प्यार आमंत्रित करता हूँ और निवेदन करता हूँ। गीत स्वागतम। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, वाह वाह। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। दोस्तों, दाद चाहिए मुझे आपकी। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। मैं कविता सुनने और समझने वालों की आंखों में चमक देख रहा हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। बंद पड़ता। मैं तो पतझड़ था, फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। यहाँ जितने रचनाकार बैठे हैं, जितने 4 पंक्तियां भी लिखी हैं, स्थानीय रचनाकार, उस सभी को प्रणाम करता हूं, चाहे वो कवि हो या शायर।
मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए, आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। और ये पंक्ति आप सबके लिए कि तुमने फेरी निगाहें, अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ, तुमने फेरी निगाहें, अंधेरा हुआ, ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। देखिए तालियां कम नहीं होनी चाहिए। मैं गीत को आगे बढ़ाता हूँ। अगला बंद हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले 2 त्योहारों का जिक्र कर रहा हूँ दोस्तों। अगर वो जिक्र कहीं ठीक ठाक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइएगा। मैं पढ़ता हूँ। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और ये पंक्ति सारी नौजवान धड़कनों के नाम, बुजुर्ग भी सुने लेकिन अमल न करें। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। क्या कहने, क्या चित्र बनाया। लपेटो न तुम, उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। मेरे दोस्तों, आपने बहुत अच्छा सुना। ये गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ जिनके लिए पूरा गीत लिखा। इन पंक्तियों में मेरी तपस्या है, पूजा है। इनसे अच्छा अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा, या यूं कहूं कि इससे अच्छा ऊपर वाले ने अभी तक मुझसे कुछ नहीं लिखाया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे मन भर के आशीर्वाद दीजिएगा, और ना भी अच्छा लगे तो मेरा मन रखने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। ब्रिज का रहने वाला है। कहा जाता है प्रेम का सबसे बड़ा देवता कृष्ण होता है। आइए उसके इर्द गिर्द ये चारों पंक्तियां घुमाता हूं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। मैं सच कहता हूं दोस्तों, पता नहीं इन पंक्तियों को पढ़ते वक्त मुझे क्या हो जाता है। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। और इस पंक्ति पर पूरा गीत लिखा हुआ है। अब तक जिस व्यक्ति ने मुझे मोहब्बतें न दी हो तालियों से, एक एक व्यक्ति की इतनी इतनी मोहब्बतें, इतनी दिदार चाहता हूँ कि अंदर तक भीग जाऊं। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। कृष्ण की बात
पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या कहने हैं आप रुक कर दिया उस लड़के ने। बहुत बधाई आपको। कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, भरोसा रखो। कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये तय है, इन दिनों लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि गीतों को कोई नहीं सुनता। ये सत्य भी है, लोगों ने गीतों को सुनना बंद कर दिया था। लेकिन आप जैसे श्रोता मिलते हैं मुंबई जैसी जगह में, आप जैसे श्रोता मिलते हैं तो गीत फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। इसलिए आज की रात मैं और मेरे गीत दोनों आपके बहुत एहसान हैं। अब मैं जिनके लिए यहाँ 1-2 मिनट खड़ा हुआ हूँ वो मेरे भाई बुद्धि प्रकाश जी के लिए खड़ा हूँ। ये जो अब तक हमारे इस पूरे कवि सम्मेलनों की नैया को बहा रहे थे, खे रहे थे। भाई बुद्धि प्रकाश दाती जी केकड़ी राजस्थान के रहने वाले हैं। वो जितने अच्छे संचालक हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं, बहुत पॉजिटिव है और आदमी को ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना चाहिए। खास पहले आपका एक और गीत चाहिए। यस, एक गीत डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी का और होना चाहिए ऑडियंस में। और फिर एक बहन ने आवाज उठाई थी, एक बार जोरदार तालियां। नारी सशक्तिकरण इसको ही कहते हैं। और वाकई में उन्होंने सशक्तिकरण से कहा, क्योंकि विनम्रता नहीं थी उसमें। उन्होंने कहा मुझे आपका एक गीत और चाहिए। आपका मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। ईश्वर आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी करे और गीतों को इसी तरह से सम्मान देते हैं। वेरी गुड। मैं ज़रूर आपको एक गीत सुनाता। बस समय है अगला था? हाँ, भरपूर समय है। बाद में ये मत कहिए पवार जी से आप तो साइन करने आते हैं। हाँ हाँ, तो मुस्कुराते रहो भाई साहब, मुस्कुराते क्यों नहीं करते हैं। नहीं गीत सुनाऊंगा तो आप नीचे से आज्ञा भी है। हाँ भाई साहब। दिल की जितनी देर का मुक्तक है उतनी देर का गीत है। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। आपने बहुत अच्छी दाद दी, आपसे कोई शिकवा नहीं। बस इन तालियों को थोड़ा घनीभूत करिए, कंडेंस कर लीजिएगा और रिदम में परिवर्तित करिएगा। अगर आपने रिदम से दाद दे दी तो इस गीत का आनंद दूना नहीं चौगुना होगा दोस्तों। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की गमी पर जब फसल यादों की बोगे, जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की गमी पर जब फसल यादों की बोगे। थैंक यू। ये पंक्ति मैंने यूं ही लिख दी थी, लेकिन मेरे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय नीरज जी ने कहा कि विष्णु तुमको शायद इसका अर्थ नहीं मालूम इस पंक्ति का। मैंने कहा दद्दू मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। तो उन्होंने इसका अर्थ बताया। उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी गीता का अनुवाद हो गया है एक पंक्ति। इसमें लिखा है आप जीवन में सबसे ज़्यादा जिससे मोहब्बत करेंगे
चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे, जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आपका दिल तोड़कर आपकी आंखों में आंसू देकर जरूर जाएगा। जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। गीत को आगे बढ़ाता हूं, मेरे साथ सफर करिएगा। कि कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो। अपने जीवन का बेस्ट सुना के जा रहा हूं, फिर पता नहीं कब आपके दर्शन। कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो, पतझड़ आने की पीड़ा तुम हरियाली से पूछो। एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। पूरी जिंदगी की फ्रॉस की एक पंक्ति में बताता हूँ, फिर मेरे साथ रिदम से रहिएगा। पा जाओगे सब कुछ खुद को जितना खोगे, दिल की जमीन पर जब पतल यादों की बोगे। जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमीन पर जब पतल यादों की बोगे। आइए गीत की अंतिम पंक्तियां सुनाता हूं, जिनको लिखने के बाद मैं खुद कई दिनों तक महकता रहा। वो खुशबूदार बंद आपको सुनाता हूं। नदिया जब से गई छोड़कर सुने हुए किनारे। उज्जैन के बहुत आराम से शायर है रमेश सोज साहब। शेर उनका बहुत बड़ा है। अगर शेर बहुत बड़ा हो तो तालियां उनके खाते में जानी चाहिए। सुना मैं इसलिए रहा हूं कि मेरे गीत से थोड़ा सा रिजम्बल कर रहा है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। तालियां अब चाहिए। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। और मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान दिखती है। मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान दिखती है, मोहब्बत को निभाने में नदिया जब से गई छोड़कर सोने हुए किनारे। रूठ गए हैं स्वर जिस दिन से टूट गए तारे। जब तक नील गगन में रहते चमक नहीं खोते हैं, जाने कहाँ चले जाते हैं टूटे हुए सितारे। नौजवान दोस्त, तो जीवन में कभी नाउम्मीद मत होना, हमेशा पॉजिटिव रहना। हमारे बुद्धि की तरह हमेशा पॉजिटिव रहना। जीवन में हर क्षेत्र को पार करेंगे, हर मुश्किलों को पार करेंगे। सपने अपने हो जाएंगे, सपने अपने हो जाएंगे जब भी सोगे। दिल की जमीन पर जब पतल यादों की वो। सब हाथ ऊपर करके रिदम से बजा दीजिए। दिल की जमीन पर जब पतल यादों की बोगे। जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, फसल यादों की बोगे, फसल यादों की बोगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब मैं बुद्धि प्रकाश राजेश को बुलाता हूँ, जो हास्य व्यंग्य के बहुत बड़े कवि हैं। गीत भी बहुत अच्छे लिखे उन्होंने राजस्थानी में। अब वो क्या सुनाएंगे ये उनके ऊपर है, और आप उनसे क्या सुनवाएंगे ये आपके ऊपर है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे बुद्धि भाई को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी। देखो अग्रवाल साहब, कवि सम्मेलन तो बहुत अच्छा हो गया है, अब और भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि मैं आ गया हूँ। धीरे धीरे करके अपने देश में सब अच्छा होता आया है।
अपने पूर्वज तो पहले ही कह गए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे करके अपन 125 करोड़ तो हो ही गए। ये तो धीरे धीरे का ही परिणाम था। जल्दी में होते तो भी मंगल ग्रह पे प्लाट काट रहे होते। कितना बढ़िया प्रस्तुतिकरण आदरणीय विष्णु सक्सेना जी ने किया। मुझे अभी पता चला इन सब कवियों के द्वारा बीच बीच में बोलने पर कि आदरणीय अग्रवाल साहब आप हैं। आप बड़े महान आदमी हैं। आने के बाद 5-6 बार मुझसे मिले, लेकिन मुझे एक बार भी एहसास नहीं होने दिया कि अग्रवाल साहब यही है। हालांकि इसमें महानता कम, समझदारी ज्यादा है। पर अब आप मेहरबानी करके दिखते रहना। मुझे पता चल गया है कि आप अग्रवाल साहब हैं। आप हम सब कवियों के ATM कार्ड हैं। कितना बढ़िया सुनाया। गीता का अनुवाद तक उतर के आ गया गीत की पंक्ति में। जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करोगे वो एक दिन छोड़कर चला जाएगा। तो मैं तो केवल परमात्मा से ही प्रेम करता हूं। अब बता छोड़ के कहां जाएगा। ये देखो श्रृंगार रस वाले कह रहे थे हास्य रस की स्थापना नहीं हुई। यार हास्य रस बड़ा अद्भुत है। ये गीत लिखते हैं मिर्गा नेणी पर, हम हास्य रस के लिखते हैं मुर्गा नेणी पर। हमारी दृष्टि मस्तियों को ढूंढती है। देखो प्रेम प्यार के पंपाड़े बड़े खतरनाक होते हैं। हमने भी किया एक बार एक लड़की से प्यार और चिट्ठियां लिखी 1000 और सोचा किस्मत जाग गई। बाद में पता चला कि प्रेमिका तो डाकिए के साथ। इतना खतरनाक पंपाड़ा प्रेम प्यार। देखो मुस्कुराना लड़कियों की अदा है। मुस्कुराना लड़कियों की अदा है और उसको जो मोहब्बत समझे वो गधा है। तो मैं आपका चरित्र निर्माण करने आया हूं, मैं बिगाड़ूंगा नहीं। कितना बढ़िया गीत सुना रहे थे प्रेम प्यार के डॉक्टर विष्णु सक्सेना। कई बुजुर्गों की पुरानी यादें ताजा हो रही थी, कईयों की मुंडियां हिल रही थी। हमारे भरत भाई गुप्ता जी तो उछल उछल के दांत दे रहे थे। क्या बात है। इतना गंभीरता से नहीं सुनना चाहिए विष्णु जी को। इस उम्र में बहुत सी दवाइयां रिएक्शन कर जाती हैं। अब मैं आपको केवल देखो श्रृंगार रस ठीक है, अच्छी जगह है, लेकिन अब आजकल प्रेम प्यार में ओरिजिनलिटी रही नहीं। श्रृंगार रस ओरिजिनल कहां से आएगा। श्रृंगार रस ओरिजिनल आ नहीं सकता। अब तो स्थिति है कि तेरी आंखें झुकी झुकी, चेहरा खिला खिला, चेहरे पर हाथ घुमाया तो आधा किलो फेयर एंड लवली मिला। ओरिजिनल मोहब्बत कहां से ढूंढ के लाए आदमी। अब मैं बहुत अधिक बातें तो यहाँ करूंगा नहीं, क्योंकि आदरणीय पवार जी की भूमिका में खड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि हमारे अग्रवाल साहब सामने बैठे हैं, बार बार कवियों को इशारों से टाइम बता देते हैं और कवियों का भी समझ में आ जाता है भाई हमारा टाइम हो गया है। तो मैं आपको सीधे सीधे कुछ कविताएं सुनाना चाहता हूँ। हास्य रस के सागर से आपको जोड़ना चाहता हूँ। हास्य रस की विडंबना ये है, आंखें चलो आप भी आराम से। क्या बात है। अब मेरे को कहना पड़ेगा, मेरी तो ड्यूटी है। अग्रवाल साहब ये जितने फोटोग्राफर है इनका भी हमारे समाज में अब वो स्थान हो गया है जो गजल में रदीफ काफिये का होता है। हमारे परिवार के सारे समारोह में हमसे पहले मौजूद मिलते हैं, है ना। क्या मुस्कुराहट है देखो। हालांकि इतना इतराने की जरूरत नहीं है। बड़ा होकर फोटोग्राफर वही बनता है जिसकी बचपन से ही दूसरों के घरों में ताक करने की आदत रहती है। अब मेरा काम है सृष्टि में जो मस्तियां बिखरी हुई है उसको नजर डालूं और मैं समेट करके शब्दों के सहारे आपके बीच लाऊं। मैं एक क्षण के लिए भी आपके कष्ट को मिटा सका मुस्कान से तो मैं उसे अपना यज्ञ समझता हूं। और मैं बधाई देना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के इस कवि सम्मेलन में पता नहीं कि आयोजक कौन है। प्रायोजकों का जरूर नाम पता है और दोनों तरफ खूब अपार प्रायोजक है। बड़े बड़े बैंक तक लगे हुए हैं, बैंकर। इन बैंकरों की सहायता से खड़ा है आपके बीच ये एंकर। कितना जबरदस्त कवि सम्मेलन हो रहा है। इस कवि सम्मेलन की ख्याति का प्रमाण बताता हूं। जिस तरह आदरणीय अग्रवाल साहब आपने मशाल जलाई है कि साहित्यकारों को और साहित्य की इस व्यवस्था को आप मिटने नहीं देंगे, ऐसे ही आप हर साल कवि सम्मेलन करते हो और हर बार किसी बड़े कवि को एक कवि सम्मेलन समर्पित करते हो। ऐसे ही इस शहर में और भी कुछ लोग हैं जो बड़े अलग प्रकार के कवि सम्मेलन करते हैं जिनकी पहचान अलग है। जैसे आप बड़े कवियों को समर्पित करते हो, वैसे हमारे बीच एक एडवोकेट BL शर्मा जी बैठे हैं जो देश के शहीदों के लिए हर साल समर्पित एक कवि सम्मेलन करते हैं। मैं उनकी उपस्थिति का भी रेखांकित करता हूं। कई आयोजक यहाँ जिसके आपके कवि सम्मेलन की ख्याति को सुन के ही आए हुए हैं मुझसे फोन कर करके। मैं सच कहता हूँ आपके कवि सम्मेलन की ख्याति अद्भुत है।
संस्कारों को समर्पित एक कवि सम्मेलन करने वाले ऋषभ देव जैन नवयुवक मंडल के कांति भाई जैन यहाँ पर बैठे हैं। मैं चाहता हूँ पूरा सदन उनके लिए भी तालियां बजाए। संस्कारों को समर्पित हर साल एक कवि सम्मेलन अभी भी है, इसी जनवरी के महीने में 11 जनवरी का उनका कवि सम्मेलन। तो ये जो कवि सम्मेलन के प्रति एक नई चेतना आई अग्रवाल साहब आपकी, ये और भी लोगों तक है और मैं चाहता हूँ ऐसे पॉजिटिव लोगों का मिलना अक्सर होता रहे ताकि संस्कृति की मिसाल अद्भुत और अद्भुत होती जाए। अब मैं आपको कुछ हास्यरस की कविताएं सुनाना चाहता हूँ, इससे ज्यादा चमचागिरी मुझसे होगी भी नहीं। हास्यरस की विडंबना ये है कि वो विसंगति से जन्म लेता है। सड़क पर सफार चलते हुए आदमी अगर गिर जाएगा तो उसको देख के कोई हंसेगा नहीं, पर चलते हुए आदमी का पैर जब केले के छिलके पर गिरे, फिर जब वो कलाबाजियां खाते हुए गिरता है तो लोगों की बरबस हंसी फूट पड़ती है। यही विडंबना है। अब कुछ विसंगतियों का आनंद लेना। मैंने अखबार में खबर पढ़ी, मल्लिका शेरावत ने कपड़े की दुकान का उद्घाटन किया। मैंने कहा इसका कपड़े से क्या लेना देना, और विसंगतियों से ठाके पैदा होता है। एक फैक्ट्री में आग लग गई थी, हमने पूछा इसमें क्या बनता था, बोले आग बुझाने के यंत्र। रेलवे के एक बड़े अधिकारी से हमने पूछा जी आपकी रेले टाइम पर नहीं आती तो फिर ये टाइम टेबल क्यों लटका रखा है, बोले साहब रेले टाइम पर आ जाएगी तो फिर आप कहोगे वेटिंग रूम क्यों बना रखा है। मैंने कहा जी नहीं आपकी रेलें अक्सर लेट चलती है, इस पर कोई जांच क्यों नहीं बिठाई जाती है, बोले साहब आज ही एक जांच कमेटी दिल्ली से आने वाली थी पर वो जिस ट्रेन से आ रही है वो 10 घंटे लेट चल रही है। विसंगतियों का ऐसा अद्भुत वातावरण, कई बार कमाल की विसंगतियां चारों तरफ बिखरी हुई दिखाई देती है। उस दौर में देश के बड़े बड़े कवि आदरणीय पंवार जी यहाँ बैठे हैं, जिनको आपने ओज और अंगार की कविताओं को सुनाते हुए देखा होगा, लेकिन दैनिक जीवन में हास्य और परिहास को जीने वाले व्यक्ति डॉक्टर हरिओम पंवार यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने मुझे बताया बेटा सबसे अच्छा हास्य वह होता है जो स्वयं पर घटित करके दिखाया जाए। आइए मैं स्वयं पर घटित होने वाले हास्य रस के चित्रों से आपको जोड़ना चाहता हूँ। एक एक शब्द का मजा लेना कि तो, और मारवाड़ी आदमी हूँ साहब मैं, मारवाड़ी में तो भाषा में ही जीवन जीने के सूत्र भरे पड़े हुए हैं। जैसे मांग कर लानी चीज बिन मांगी देनी नहीं। किसी से कोई भी चीज मांग कर ले आओ, उसको तब तक वापस मत दो जब तक वो गरीब आदमी खुद मांगने नहीं आ जाए। मांग कर लानी चीज बिन मांगी देनी नहीं, चोरी लगे न छापनी धीरे धीरे आपनी। हमारे यहाँ तो कुल्फी बेचने वाला तक इंटेलिजेंट होता है। कुल्फी बेचने वाले के ठेले पर बहुत जोरदार बात लिखी हुई थी, आओ कुल्फी खाओ दूधा नहाओ पूता फड़ो नहीं ना हो तो फरा बढ़ो। यानी हम तनाव नहीं लेते, टेंशन नहीं लेते, आनंद की बातों से आपको जोड़ना चाहते हैं। सबसे अच्छे हास्य से जोड़ता हूं जो खुद पे घटित किया कि तोरण के लिए तैयार होकर मैं जैसे ही बाहर आया, आते ही सिर चकराया क्योंकि बैंड वालों ने भी पहन रखी थी सेम मेरे जैसी ड्रेस। एक बैंड वाले का तो मेरे जैसे का जैसा फेस, तो उससे बनाने के लिए डिफरेंस में ड्रेसिंग रूम में भागा फटाफट और मूछे की सपाचट। ये हमारे डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी पूछ रहे थे यार तुम्हारे पहले इतनी अच्छी मूछें हुआ करती थी, कटवाई क्यों? मैंने कहा कटवाई नहीं भाई साहब, ये तो वास्तु ठीक करवाया है। और मेरा मानना है कि लुगाई के सामने मूछों के रोज रोज झुकने से तो इनका कट जाना ही ठीक है। देखा उन लोगों ने तालियां बजाई जिनका यही मानना है। और मेरा तो ये भी मानना है कोई शादीशुदा आदमी मूछें रखता है तो ऐसा लगता है पानी की बोतल पर तेजाब का लेबल लगा रखा हो, उससे ज्यादा होना जाना कुछ होता भी नहीं है। तो उसे बनाने के लिए डिफरेंस में ड्रेसिंग रूम में भागा फटाफट मूछें की सपाचट। जैसे ही बाहर आया मैं तो खड़ा ही रह गया गेट की ड्योढ़ी पर। लोगों ने उस बैंड वाले को दूल्हा समझकर बिठा दिया घोड़ी पर। अब घोड़ी पर चढ़ने का मेरा 25 साल पुराना सपना दम तोड़ रहा था, उधर वो नालायक बैंड वाला घोड़ी पर बैठे हुए मुझे मरोड़ रहा था। तकदीर ने अगला झटका तो मुझे तब दिया जब उस बैंड मास्टर ने मुझे बैंड वाला समझकर मेरे गले में वो बड़े वाला बैंड लटका दिया। आप लोगों को तो बहुत आनंद आ रहा है। कल्पना करो उस आदमी की पीड़ा के बारे में जो खुद की शादी का बैंड खुद बजा रहा है। जैसे तैसे मैं वहां से भागा, अब अपने ससुर जी को मोबाइल लगा रहा था और वो नो रिप्लाई जा रहा था और कोरल ट्यून पे गाना आ रहा था, तुझे दूल्हा किसने बनाया भूतनी के। तो मैंने सासू जी के जा लगाया, मैंने कहा सासू जी तोरण पर जो दूल्हा आ रहा है वो फर्जी है। सासू बोली सब भगवान की मर्जी है, भगवान के यहाँ सब सेट है, दूल्हा फर्जी है तो दुल्हन भी डुप्लीकेट है। अरे नई सभ्यता के आगे, नई सभ्यता के आगे पुरानी संस्कृति की हार हो गई है। दुल्हन तो अपने प्रेमी के साथ, आपको कैसे पता? कविता खत्म हो गई, ताली बजाइए।
यही हास्य रस है। ये कब शुरू होता है कब खत्म होता है पता नहीं चलता। ये अनंत है, परमात्मा की तरह, ये अद्भुत है। मुझे एक आदेश कर रहे हैं आदरणीय पवार जी कि कम पढ़ना है, क्योंकि वो भी घंटा सवा घंटा पढ़ना चाहते हैं। मैं एक गीत आपको उनके आदेश से सुनाना चाहता हूँ, जिनका आदेश मेरे लिए अध्यादेश है। मैं एक गीत आपको, लोक रंजन के गीतों के लिए मुझे जाना जाता है। मैं बोलियों का गीतकार हूँ साहब। मैं बोलियों का मिक्सअप केमिस्ट्री बना करके गीत गाता हूँ। मेरी कविताओं में आपको हिंदी, राजस्थानी, मारवाड़ी, गुजराती, ये सारे शब्द, मराठी के बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे और वो आनंद समेटे हुए लेकर के आता हूँ। सुनना साहब। खास तौर से मैं नौजवानों का गीतकार हूँ, उस श्रृंखल, और मेरे गीतों में अनुशासन की कोई जरूरत नहीं है। अनुशासनहीन होकर के सुनना। जो लोग हाथ बांध करके बैठे उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हाथ खोल करके बैठे, क्योंकि तनाव तो कदम कदम पे बिखरा पड़ा है साहब। पता नहीं कब किसको कहाँ हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। अच्छे भले मूड में सुबह उठो, अखबार खोलो, भविष्य फल पढ़ते पढ़ते टेंशन हो जाती है। एक संतान चाहने वाले आदमी का अखबार में भविष्य फल था, मित्रों के सहयोग से काम बनेगा। उस दौर में मैं आपको तनाव नहीं दे सकता। मेरा काम एक सेकंड के लिए भी अगर आप अपने सारे संकटों से मुक्त हो गए, मेरा यज्ञ हो जाएगा। बस आप इसी मुखरता को और चैतन्यता को बनाए रखना। कॉलेज की उम्र के लड़के को सपना आता है, और सपने में क्या आता है? आता क्या है? आती ही होगी। वो सपना अपने दोस्त को सुनाता है। आनंद आ रहा सर? मुझे भी बहुत आ रहा है। सपना अपने दोस्त को सुनाता है और मजा लेना उसका। कि रात सपन में आ गई रे, रात सपन में आ गई रे, धीरे से बतला गई रे। रात सपन में आ गई रे, धीरे से बतला गई रे। मन ने काली धार डुबो गई, मन ने काली धार डुबो गई, खुद गंगा जी नहा गई रे। रात सपन में आ गई रे, धीरे से बतला गई रे। मन ने काली धार डुबो गई, खुद गंगा जी नहा गई रे। और हिंदी साहित्य में एक अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। जब किसी वर्णाक्षर की आवृत्ति बार बार होती तो छंद में चमत्कार पैदा होते हैं। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी चौक में चांदी के चम्मच से चार चटाई। वर्णाक्षर जब लौट करके आता है तो लोटानुप्रास अलंकार से जो छटा पैदा होती है, उसका आनंद लेना। कि मीठी तान मान गोरी इत्र की दुकान शान, शक्ल से छोरी ताजमहल के समान है। क्या बात है। जो खूबसूरत नजर आ रही है वही राहें तबाही के गढ़ जा रही है। कि मीठी तान मान गोरी इत्र की दुकान शान, शक्ल से छोरी ताजमहल के समान है। आन बान शान का मकान, रूप की ये खान, मधुर मुस्कान कोई बनारस का पान है। तीर कलेजे फा गई रे, फाड़ी ऐसी फंसा गई रे। तीर कलेजे फा गई रे, मुसीबत ऐसी फंसा गई रे। सारी खीर चाट गई गोरी और हांडी पकड़ा गई रे। रात सपन में आ गई रे, धीरे से बतला गई रे। मन ने काली धार डुबो गई, खुद गंगा जी नहा गई रे। और खीर से मुझे एक बात ध्यान आती है। जन्म से ही एक अंधे आदमी को उसके दोस्त ने कहा, चल तेरे को खीर खिलाता हूं। तो अंधे ने पूछा, भाई अंधे आदमी को कहा, भाई तुझे खीर खिलाता हूं। तो अंधे ने पूछा, भाई ये खीर कैसी होती है खीर? तो अंधे को समझाने का प्रयास देखना आप। बोला खीर सफेद रंग की होती है। अब जिसने जिंदगी में कभी कोई रंग नहीं देखा, उसे क्या मालूम कि सफेद रंग कैसा होता है। पूछा, भैया ये सफेद रंग कैसा होता है? अब बुद्धि के तंतुओं को हिलाते हुए समझाने की कोशिश देखना। बोलो सफेद रंग बगुले जैसा होता है। अब जिसने जिंदगी में कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, संज्ञा, सर्वनाम कुछ देखा नहीं, उस बेचारे को क्या मालूम कि ये बगुला कैसा होता। पूछा, भैया ये बगुला कैसा होता है बगुला? तो उसने अपने हाथ की डिजाइन को ऐसे बनाया और अंधे का हाथ घुमाया। अंधा बोला, ना पापा ना, इतनी टेढ़ी खीर मुझे तो नहीं खानी। कहावतों और मुहावरों का जन्म कैसे होता है, ये विलक्षणता जिसकी तरफ मैं ध्यान ले जाना चाहता हूं। मैं पवार जी की भूमिका में खड़ा हुआ हूं। ऐसा ही एक और उदाहरण देखना, मजा लेना। कि आगे पाछे डोल डोल, बाल दियो पेट्रोल, भटकन अम्मा भूल गए घर की ही पोल जी। बावड़ा हो गया छोरा। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। हमारे हिंदुस्तान में हिंदी के एक बड़े कवि हुए, हीरानंद सच्चिदानंद बादशाह अज्ञे। आप तो जानते ही है ना। हमारे हिंदी के प्रोफेसर साहब थे कॉलेज में, वो नहीं जानते थे। हाँ, हमारे जब चैप्टर आया तो प्रोफेसर साहब बोले, हीरानंद सच्चिदानंद बादशाह अज्ञे। बच्चों इस साल तुम्हारे कोर्स में 4 ही कवि हैं। वो लिखते हैं, लिखते हैं। मैंने केवल उनके अनुवाद को उनको उसको लोकरंजित करके गाया है। अज्ञे जी लिखते हैं कि जो पुल बनाएंगे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। राम जाएंगे पार, विजयी होंगे, मारा जाएगा रावण,
राज्य मिलेगा विभीषण को, पर जो पुल बनाएंगे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। यानी तमाम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का चुनाव परिणाम के बाद जो हश्र होता है वही लोकरंजन है, जिसको मैं कह रहा हूं कि आगे चुनाव में बावड़ा हो जाता है छोरा, घर परिवार छोड़ करके चुनाव प्रचार में लग जाता है कि आगे पाछे डोल डोल बाल दियो पेट्रोल भटकन में भूल गए घर की ही फोड़ जी, बोल मीठा बोल गोल मिस्री से गोल मार काल जो टटोल कर गई मिस कोल जी, और घंटी ऐसी बजा गई रे कर गई बात मजा की रे, घंटी ऐसी बजा गई रे कर गई बात मजा की रे, छत के ऊपर चढ़कर गोरी केवल हाथ हिला गई रे, रात सपन में आ गई रे तीरे से बतला गई रे, मन ने काली धार डुबो गई खुद गंगा जी।